हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमारे गुड सेट और बोर्ड के लिए जो सीरीज़ चल रही थी फिजिक्स के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस की। तो आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। राइट, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी थियरी के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। सबसे पहली थियरी ये एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टर वाली थियरी। ये वाली जो थियरी है ये आपके पार्ट बी में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टर का इक्वेशन जो है वो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन आना चाहिए, देन दिस वन और यस ये पावर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको थियरी में भी पूछी जा सकती है और ये सारे इक्वेशन सबके एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आरएमएस वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज, उसके जो इक्वेशंस है ये सारे इक्वेशंस आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी इक्वेशंस को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेना है। राइट, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको थियरी में पूछी जा सकती है लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये सारे इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यू के लिए। ओके, उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल 7.1। एग्जाम्पल 7.1 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एमसीक्यूज एंड थियरीज। राइट, फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग फैक्टर्स यानी कि फेजर डायग्राम। जो आपका फेजर डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता, तो आपको इसे एमसीक्यू के लिए करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर। तो इंडक्टर वाले केस में आपको इस पूरी की पूरी थियरी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही में आपका ध्यान इक्वेशंस के ऊपर भी होना चाहिए, यानी कि इक्वेशंस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इक्वेशंस ही आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर। और इन इक्वेशंस को अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तो आपको एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। जो स्टूडेंट्स मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा। राइट, एग्जाम्पल 7.2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर थियरी एज वेल एज एमसीक्यू। राइट, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। तो ये जो सारी फिगर है ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक के लिए याद रखनी है कि भाई रेजिस्टर पे जब एसी वोल्टेज अप्लाई करें तब कैसा केस बनता है, जब आप इंडक्टर पे अप्लाई करें तब कैसा केस बनता है, और कैपेसिटर पे जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करें तब कैसा केस बनता है। तो उन तीनों केसेस के इक्वेशंस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। पावर का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए तीनों केसेस में, उनकी आरएमएस वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए और साथ ही में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का इक्वेशन क्या बनेगा। राइट, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला इक्वेशन आपको पता ही है हमारे कैपेसिटेंस के लिए होता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है फॉर्मूला का, यानी कि फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में जो पूरी मेथड है वो। राइट, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर जितने भी मैं छोटे छोटे इक्वेशंस हाईलाइट कर रहा हूँ आपको सिर्फ मेन इक्वेशन याद नहीं रखना है, लेकिन इसके अंदर के जो डेरिवेशन में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं उन एमसीक्यूज़ को भी आपको याद करते जाना है। राइट, ओके। यहाँ पर देखिए पावर का आ गया इक्वेशन कि पावर इसमें क्या होती है। तो इसमें कैपेसिटर के केस में पावर 0 होती है और हमारे इंडक्टर के केस में भी पावर 0 होती है जब हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तब। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 7.3। दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। एग्जाम्पल 7.4 इज इंपॉर्टेंट फॉर थियरी एज वेल एज इसका जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 7.5 इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी कि जब आप तीनों चीज़ें कंबाइन कर लेते हो। हाँ, तो इसके अंदर आपको जो एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें क्या ध्यान रखना है। तो आपकी जो सीरीज एलसीआर सर्किट होती है उसके अंदर आपको पता ही है क्या होता है। देखिए बेसिकली उसके अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट की होती है, यानी कि आपका कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर तीनों चीज़ें, और उसके ऊपर से जो इक्वेशन डिराइव होता है उसको हम बोलते हैं, वो इक्वेशन होता है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसका जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, ये आपको 3 मार्क्स में या तो फिर 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और इसके अंदर फेजर डायग्राम जहाँ जहाँ आपको ड्रॉ करना पड़े वहाँ पर ड्रॉ करना भी सीखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे रखी है, तो आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक की भी हेल्प
ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए इम्पिडेंस का ये जो इम्पिडेंस का जो इक्वेशन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ दी कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन कि भैया इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको वेक्टर एडिशन करके जो फाइनल वोल्टेज है उसको फाइंड करना है, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो फेज एंगल फाई है यानी कि tan फाई करके हमारा जो फेज फैक्टर है ये यहाँ पर इसका इक्वेशन दे रखा है, राइट। ये डायग्राम से इस चीज़ को हमने निकाला है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पेडेंस डायग्राम। उसके बाद एनालिटिकल सॉल्यूशन दे रखा है। एनालिटिकल सॉल्यूशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा मत सोचना, बिकॉज एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है वही आपके लिए मेन है, राइट। इसी को हम डेरिवेशन कहेंगे और इसी को आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, राइट। और यही आपको 3 या तो फिर 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, ये सारे के सारे इक्वेशंस इसके अंदर जितने भी दे रखे हैं, ये देखिए फेज एंगल का ये इक्वेशन सबको याद रखना है। ओके, ये थियरी आपको 3 या तो फिर 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये MCQ में सारे इक्वेशंस, इन सभी इक्वेशंस की एप्लीकेशन आपको पूछी जा सकती है, राइट। उसके बाद रेजोनेंस इज़ अ थियरिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको रेजोनेंस की इस पूरे पोर्शन में से मिल जाएगी, राइट। और साथ ही में रेजोनेंस का जो इक्वेशन का डेरिवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जा सकता है 2 या तो फिर 3 मार्क्स में। एक्चुअली 2 मार्क्स में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 3 मार्क्स में आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो इस टॉपिक को आपको 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। और ये जो अलग से टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को प्लीज़ मिस मत करना। इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व का आपको याद रखना है, ठीक है। रेजोनेंस कर्व जो है वो भी आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल 7.6 एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छे से इस एग्जाम्पल को आपको प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर आता है पावर इन AC सर्किट, यानी कि द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पावर फैक्टर क्या होता है, तीनों डिफरेंट केसेस के लिए आपको पावर फैक्टर का सब कुछ पता होना चाहिए। सारे केसेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल 7.7 जो है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर थियरी, यानी कि पार्ट बी में पूछे जाने के चांसेस है इसके। एग्जाम्पल 7.8 ये आपके MCQ के अंदर इस तरह की वैराइटीज़ के आपको दिखेंगे। ये जो पार्ट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, इस तरह के पॉइंट्स आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्लियर करता है, तो आप इसके माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7.9 इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल एज थियरी। थियरी में आपको ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 7.10 इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको बस आप एक बार पढ़ लेना। उसके अलावा इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। LC ऑसिलेशंस वाला जो टॉपिक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपको थियरी में पूछा जा सकता है, यानी कि इसकी जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है ये आपको थियरी में पूछा जा सकता है। साथ ही में इसके जो इक्वेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको MCQ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे एक ही सजेशन रहती है, जब आप डेरिवेशन अच्छे से कर लेते हो तब आपको MCQ में ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आपके MCQs साथ साथ में क्लियर हो जाते हैं, राइट। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे के सारे केसेस आपको पता होने चाहिए फ्रॉम दिस फिगर्स, राइट। ये सभी फिगर्स के ऊपर से ये सारे के सारे आपको केसेस पता होने चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पर ये एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, नो दैट द अबव डिस्कशन ऑफ LC ऑसिलेशंस इज नॉट रियलिस्टिक फॉर 2 रीजंस। तो ये जो दोनों रीजंस है कि भाई रियलिस्टिक क्यों नहीं है, उसके जो 2 रीजंस हैं, इन दोनों रीजंस को भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज ये थियरी में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ओके, 7.11 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थियरी के लिए। ये जो है आपको पूछा जा सकता है, ये एक तरह का डेरिवेशन ही हो सकता है, तो फिर प्रूव दैट टाइप आप बोल सकते हो इस एग्जाम्पल को। और ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे जाने के चांसेस रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इस एग्जाम्पल को तो छोड़ना ही नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल को आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसको किसी भी हालत में छोड़ना मत। ट्रांसफॉर्मर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये थ्योरिकल टॉपिक है आपका, और इसमें आपका फॉर्मूला भी आता है ट्रांसफॉर्मर का। ये फिगर जो है ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, तो इन फिगर्स को मिस मत करना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर वाला जो टॉपिक है ऊपर का पूरा थ्योरिकल टॉपिक है, और साथ ही में ये जो इक्वेशंस है कुछ इस पूरे टॉपिक के अंदर, उन इक्वेशंस को भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो डोंट मिस दिस थिंग, ओके। ये सारे पॉइंट्स, फ्लक्स लीकेज किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स किसको बोलते हैं, एडी करंट्स किसको बोलते हैं, हिस्टेरिसिस किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
काफ़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पर फिनिश होता है। लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको फटाफट से सारी चीज़ें समझाई है। इसका एक ही कारण है कि इस चैप्टर में जो वैराइटीज़ है वो फिक्स रहती हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको वैराइटीज़, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। जब तक बात है आपके एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में आपको देखिए एक तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक पावर फैक्टर वाला आपको जो टॉपिक है उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। एक हमारा आरएमएस वैल्यू वाला जो टॉपिक है उसमें से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपका जो सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें जो आपका इंपेडेंस का इक्वेशन है उस इक्वेशन का एप्लीकेशन आएगा एमसीक्यू के अंदर। तो बेसिकली इन 4 वेराइटीज़ के एमसीक्यूज़ आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे, राइट। जब आप इन 4 वेराइटीज़ के एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे। उसके अलावा जब थियरी की बात करते हैं तो एक तो सीरीज एलसीआर सर्किट वाली जो पूरी की पूरी थियरी है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर, ये जो सेपरेटली तीनों थियरीज दे रखी है वो आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर वाली थियरी आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि उसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी थियरीज़ है, ओके। उसके अलावा एलसी ऑसिलेशंस वाली जो थियरी है आपकी, वो एलसी ऑसिलेशन वाली थियरी ऑल्सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो थियरी भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है बिकॉज वो थियरी भी पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताया, कहाँ गया वो एग्जांपल, एक सेकेंड, येस दिस एग्जाम्पल। तो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रूफ द टाइप है, यानी कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से करते हो और साथ में एग्जाम्पल्स करते हो तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और चीज़ रह गई, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर देखिए करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन, कि भाई किस केस में करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा यानी कि लैग करेगा, किस केस में लीड करेगा। ये सारे जो केसेस है डिफरेंट वो सारे केसेस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आने चाहिए, राइट। और समरी जो है आपको वो क्विक रिवीजन करने के लिए है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। लेकिन उसके अलावा ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं हर बार कहता हूँ कि आप प्लीज़ मिस मत करना। यहाँ पर आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएंगे। जितनी फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर के अंदर है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, राइट। और जब इतना कर लो उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी की, एंड देन यू आर रेडी टू गो, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश होता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।